नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 जून से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करेंगे, उसी के तहत हम आज फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो अपन शुरू कर रहे हैं कि फिजिक्स जिसमें पहला ही चैप्टर है स्थिर विद्युत की। देखो, जैसे स्थिर विद्युत्की की बात अपन करते हैं तो नाम से स्पष्ट है कि स्थिर विद्युत्की स्थिर है और विद्युत है। तो विद्युत अपने पास किससे बनेगी? आवेश से बनेगी। स्थिर आवेश के बारे में अपन जो अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत आ जाएगा। अब अपन देखो, सबसे पहले नाम ही जब अपन ने शुरू किया है कि विद्युत आवेश, अपने चैप्टर की पहली हेडिंग अपन देखो ये कह रहे हैं कि विद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज अपन कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज अपन कहें या विद्युत आवेश अपन कहें। तो विद्युत आवेश देखो अपने पास क्या होगा कि किसी पदार्थ का वह गुण होगा जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, या अपन ये कह दें कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा अपन क्या करें, वो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करें या इनका अनुभव करें, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कह देंगे। देखो, अपन विद्युत आवेश के बारे में कहें तो ये कह दें कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा या अपन कह दें इनका अनुभव करता है, इस गुण को ही अपन क्या कह देंगे? विद्युत आवेश कह देंगे। दूसरी परिभाषा देखो, दैनिक जीवन में अपन देखते हैं अपन विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश अपने पास क्या होगा कि अपन देखो, जैसे प्राचीन काल में अपन सुनते हैं कि आग का आविष्कार कैसे हुआ था कि 2 पत्थर लिए थे, दोनों पत्थरों को आपस में उनको क्या किया था? एक दूसरे के ऊपर घर्षण रगड़ा था और रगड़ने से उनमें क्या हुई थी? एक चिंगारी उत्पन्न हुई थी। वो चिंगारी नाम ही अपने पास क्या है? विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश अपन देखो, दूसरी परिभाषा अपन ये कह दें कि घर्षण के कारण किसी वस्तु का विद्युतमय होना, अर्थात सामान्य से अलग व्यवहार करना, या अपन ये कह सकते हैं कि घर्षण के कारण किसी वस्तु का विद्युतमय होना अर्थात सामान्य से अलग व्यवहार करना। सामान्य से अलग व्यवहार को अपन ये कह दें कि अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो अपने पास क्या होगा? विद्युत आवेश होगा। जैसे देखो, अपन दैनिक जीवन में अपन देखते हैं कि जैसे अपन सुबह सुबह बाल बनाते हैं, तो बाल बनाने के बाद अपन देखो कंघी और बाल के बीच में अपन क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। और बाल बनाने के बाद अपन यदि कंघी को मिट्टी के पास या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास यदि अपन ले जाते हैं तो अपन वहां पे ये देखते हैं कागज के छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं, कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो वो गुण अपने पास कंघी में कहां से आया? विद्युत आवेश के कारण आ रहा है। तो वो अपन विद्युत आवेश ये कह सकते हैं कि घर्षण के कारण किसी वस्तु का विद्युतमय होना अर्थात सामान्य से अलग व्यवहार करना। सामान्य से अलग व्यवहार करने को अपन कह रहे हैं कि अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो अपने पास क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। जैसे देखो, एक दैनिक जीवन की एक और बात मैं आपको बताता हूँ। एक टीचर के द्वारा एक विद्यार्थी की पिटाई की जाती है, हाथ के ऊपर जैसे देखो डंडा लगाया जाता है, विद्यार्थी तुरंत अपने हाथों को यूं करता है। यूं करने से अपने उनको क्या होते हैं? एक आराम है वो महसूस होता है, या एक अपन कहते हैं रिलीफ है वो महसूस हो रहा है। वो अपने पास क्या है? विद्युत आवेश के संबंधित अपन कहते हैं। या अपन लोग ज्यादा सर्दी होती है तो अपने हाथों को यूं अपन एक दूसरे ऊपर रगड़ते हैं, तो हाथ क्या होते हैं? गर्म होते हैं। तो गर्म होना वो अपने पास क्या है? विद्युत आवेश की अपन प्रॉपर्टी अपन कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखो, दूसरी परिभाषा के रूप में अपन कह देंगे विद्युत आवेश क्या होगा? घर्षण के कारण किसी वस्तु का विद्युतमय होना अर्थात सामान्य से अलग व्यवहार करना। सामान्य से अलग व्यवहार करने में अपन कह रहे हैं कि अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को अपन क्या कह देंगे? विद्युत आवेश कह देंगे। जैसे देखो, मैं दैनिक जीवन में अपन बहुत सारी घटनाएं अपने एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं कि ये कह रखा है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ना, रेशम के कपड़े पर रगड़ना। दूसरा उदाहरण अपन ये कहते हैं, देखो रगड़ने पर अपन ये कह रहे हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे हैं, तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है
तथा रेशम का कपड़ा क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखना अपने पास, ऐसा ही एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि ये कह दूं कि बिल्ली की जो खाल है, बिल्ली की खाल को अपन ये कह दें एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ कह दें। एबोनाइट की छड़, कई बुकों में एबोनाइट की छड़ की जगह प्लास्टिक की छड़ दे रखा है। प्लास्टिक की छड़ से रगड़ दें तो रगड़ने पर अपने पास क्या होगा, बिल्ली की जो खाल है वो कैसी होंगी, धनावेशित होंगी। एबोनाइट की छड़ है वो कैसी हो जाएंगी, ऋणावेशित हो जाएंगी। एक तीसरा उदाहरण और देखना, अपन ये करें कि कोई ऊनी कपड़ा लें या अपन ये कह दें कि ऊन को एम्बर नामक पदार्थ से रगड़ें। एम्बर नामक पदार्थ से या एम्बर से अपन रगड़ें तो ऊन तो क्या होगी अपने पास, धनावेशित हो जाती है और एम्बर क्या होगा, ऋणावेशित हो जाता है। ये सब घटनाएं अपने पास किसकी हैं, विद्युत आवेश। देखो एक बार वापस से सुनना कि विद्युत आवेश के अपन 3 उदाहरण कह रहे हैं कि जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा तो कांच की छड़ कैसी होगी, धनावेशित होगी। रेशम का कपड़ा कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा, अपन ये कह रहे हैं कि बिल्ली की खाल है वो धनावेशित और एबोनाइट की छड़ क्या हो गई, ऋणावेशित। ऊन को अपन ने किससे रगड़ा, एम्बर से रगड़ा तो ऊन धनावेशित और एम्बर क्या हो गया, ऋणावेशित हो जाता है। इन तीनों में अपने पास अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कांच की छड़ धनावेशित कैसे हो गई और अपने पास रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेशित कैसा हो गया, बिल्ली की जो खाल है वो अपने पास धनावेशित कैसे हो गई, एबोनाइट की छड़ है वो ऋणावेशित कैसे हो गई, ऊन है वो धनावेशित कैसे हुई, एम्बर है वो ऋणावेशित कैसे हुआ। तो इन सब का एक ही आंसर होगा भी। इन चीजों को देखो मैं एक आपको उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूँ, जो आपने देखो दैनिक के जीवन में या फिर 11वीं में केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि परमाणु और नाभिक, परमाणु और नाभिक के बारे में पढ़ा होगा कि परमाणु के बारे में अपन ये कहते हैं, देखो कोई भी एक ये मान लो कि परमाणु है, इसका समस्त धनावेश है वो कहाँ स्थित होगा। देखो इस चीज को मैं यहां से जोड़ना चाह रहा हूं भी, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की जो छड़ है वो तो क्या हो गई, धनावेशित हो गई और रेशम का कपड़ा कैसा हो गया, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। इस चीज को देखना, देखो इसी चीज को अपन आंसर देने के लिए अपन यहाँ पे आ रहे हैं। देखो ये अपन ये कह रहे हैं कि कोई परमाणु है और परमाणु में अपन ये कह रहे हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित होता है, जिसे आप क्या कह देंगे, नाभिक कह देंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, परमाणु का समस्त धनावेश जहां केंद्रित होगा वो अपने पास क्या होगा, नाभिक होगा। अब नाभिक में अपने को बताया कि यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कण अपन बता सकते हैं कि बोसॉन भी होंगे, मेसॉन भी अपन कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पाई कण भी अपन कह दें, बहुत सारे कणों की बात कहेंगे, लेकिन अपन मुख्यतः ये कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इस नाभिक के ये अपन लोग परमाणु कह रहे हैं भी, और ये अपन क्या कह रहे हैं, नाभिक कह रहे हैं। अब नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन लगाएगा। अब देखो पहला मैं आंसर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अपन ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो क्या इसके पास गतिज ऊर्जा होगी। देखो मेरा क्वेश्चन आप सुनना कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो नाभिक के पास गतिज ऊर्जा होगी क्या, और ये कहूं कि मैं नाभिक के पास क्या स्थितिज ऊर्जा भी होगी क्या। देखो ये चीज यदि अपने बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। कैसे होगी, तो 11वीं में पढ़ाया अपन ने कि गतिज ऊर्जा कि कण की गति के कारण उसमें नेट ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा, और कण की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब अपने पास देखो अपन ये कह रहे हैं कि कण की गति तो इलेक्ट्रॉन की गति होगी और इलेक्ट्रॉन की स्थिति होगी। स्थिति वाली बात तो अपन कह देंगे कि स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब लेकिन गति कहां से करवाएं अपन, गति करने के लिए देखो अपन यहाँ पे ये कह देंगे, या तो अपन यहाँ पे क्या कर दें, ताप बढ़ा दें, या अपन क्या कर दें, विद्युत क्षेत्र लगा दें, ठीक है ना। या तो अपन ताप में वृद्धि कर दें या अपन उसकी क्या कर दें, विद्युत क्षेत्र लगा दें। तो विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो या अपन ताप में वृद्धि करेंगे,
ताप में वृद्धि करते ही इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, गति बढ़ेगी। गति बढ़ेगी इसका मतलब कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, अपने को पता है कि एक जैसी ऊर्जा मिलती है तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या होगा, संक्रमण कर जाएगा भी। मान लो कि वो यदि पहली कक्षा में था तो अपन ने ताप दिया तो वो कहाँ गया, दूसरी कक्षा में आ गया। और अपन ताप देंगे तो वो कहाँ गया, तीसरी कक्षा में आ गया। और ताप देंगे तो अपन कहाँ जाएगा, चौथी में आ जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से दूर होता जाएगा, नहीं होगा। और नाभिक से दूर होता जाएगा इसका मतलब अपने पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वो नाभिक से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस कारण इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या नाम दे देंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम दे देंगे। ठीक है ना। कि अपन ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो अपन यदि ताप में वृद्धि कर दें या अपन विद्युत क्षेत्र लगा दें तो दोनों में अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक के चारों ओर गति करना शुरू कर देगा। और गति करना शुरू कर देगा तो अपन को ये पता है कि एक जैसे अपन ऊर्जा मिलेगी तो एक कक्षा से कौन सी कक्षा में आ जाएगा, दूसरी में आ जाएगा। और एक से यदि दूसरी में आ जाएगा तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण कर गया। अपन ये कहें कि पहली से दूसरी में आ गया, दूसरी से तीसरी में आ गया, तीसरी से अपने पास कौन सी में आ गया, चौथी में आ गया, इस प्रकार से पांचवी में आ गया। और लास्ट में क्या होगा, नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस चीज को देखो, मैं यहां से ये जोड़ रहा हूं। जैसे ये मान लो कि एक कांच की छड़ होती, ये अपना हो गया रेशम का कपड़ा। अब अपन ने ये कहा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा, तो रगड़ने पर कांच और रेशम के कपड़े के जो परमाणु उनको भी तो आपस में रगड़ा है भाई। अपन देखो जैसे एक कपड़े को अपन यूं अपन रगड़ दें, यूं अपन एक तरह से रगड़ेंगे तो अपने पास क्या होंगे, कांच के छड़ और रेशम के कपड़े पे रगड़ेंगे तो इनके परमाणुओं को भी तो आपने आपस में रगड़ा है। अब इनके परमाणुओं को रगड़ा, इसका मतलब ये घटना घटित हो गई। और परमाणुओं को रगड़ा है तो अपन देखो यहाँ पे एक चीज अपने छोटी सी चीज माननी भी पड़ेगी कि यहाँ अपन ये कह दें कि इनकी कक्षाएं हैं, वो अपन ये मान लो इनकी यदि मान लो कांच की कक्षाएं अपन देखो 1 2 3 4 कक्षाएं ले रहे हैं तो अपन रेशम के कपड़े की कितनी कक्षाएं लेंगे, 3 ही कक्षाएं लेंगे। और अपने को पता है कि चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है बजाय तीसरी कक्षा से। तो अपन देखो चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया इसका मतलब, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे वो क्या होगी, धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी वो क्या होगी, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसा तो अपन यहाँ भी तो ले सकते थे कि अपन ये मान लो कि इसने ये भी तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता था। अपन लोग यहाँ पे एक अपने दिमाग में पहले से फीड अपन रखेंगे कि इनकी कक्षाएं ज्यादा लेनी है, इनकी कक्षाएं अपन क्या लेंगे, कम लेंगे। और अपन ये कह रहे हैं कि ज्यादा कक्षाएं अपन यदि मान लो चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ज्यादा आसान होगा बजाय तीसरी कक्षा से। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगी, कांच की छड़ करेगी, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, रेशम का कपड़ा करेगा। तो कांच की छड़ क्या हो गई, अपने बाद धनावेशित हो गई, रेशम का कपड़ा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। अब देखो अपन यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि कांच की छड़ धनावेशित क्यों हुई, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकालने ज्यादा आसान होते हैं बजाय किससे, रेशम के कपड़े से। तो जो अपने पास इसका मतलब ये होगा कि कांच की छड़ क्या हो गई, धनावेशित हो गई, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। ऐसे ही अपन लोग बिल्ली की खाल वाली बात कर सकते हैं कि बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से अपन रगड़ते हैं। देखो बिल्ली की खाल को कई बुकों में फर दे रखा भी, फर भी अपन ये बिल्ली की खाल को ही अपन कह सकते हैं कि बिल्ली की खाल, या खाल की जगह अपन बिल्ली की जो खाल अपन कह रहे हैं उसकी जगह एक शब्द आ सकता है फर, कि फर से इलेक्ट्रॉन निकालने ज्यादा आसान होते हैं बजाय एबोनाइट के। तो अपन ये कह देंगे जब फर से इलेक्ट्रॉन है वो अपन आसानी से निकाल देगा, इसका मतलब फर क्या है, धनावेशित है, और एबोनाइट की छड़ क्या होगी, ऋणावेशित। ऐसा अपन ऊन की बात करते हैं कि ऊन है वो अपने पास क्या होंगे, धनावेशित है, और एम्बर क्या है, ऋणावेशित है। तो ये सब बातें अपन किस में बता देंगे, आवेश। तो आपको देखो इतना सा याद रखना है कि आवेश क्या है। तो आवेश के बारे में आप याद रखोगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न प्रभावों का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं या इनका अनुभव करते हैं। वो क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। ठीक है ना। अब ये विद्युत आवेश है वो अपन जैसे कह रहे हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा, और एम्बर जो अपन ये करें ऊन को एम्बर नामक पदार्थ से अपन रगड़ रहे हैं, तो वो अपने पास कांच की छड़ है वो धनावेशित, बिल्ली की खाल धनावेशित, और ऊन वो धनावेशित हो जाती है। रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया, एम्बर नामक पदार्थ अपने पास ऋणावेशित हो गया,
और एक और अपन जो कह रहे हैं कि बोन आइटम, वो भी अपने पास क्या हो जाएंगे, ऋण आवेशित हो जाएंगे। तो ये अपन दैनिक जीवन की जो घटनाओं के आधार पर अपन आवेश के बारे में बता सकते हैं। अब देखो, अपन केमिस्ट्री के हिसाब से यदि कहें तो आवेश वो अपने पास क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश होगा, और ये दो प्रकार देने वाले देखो अपन ये बता सकते हैं कि ये अपन ये कह रहे हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। एक तो अपन ये कह देंगे धन आवेश या धनात्मक आवेश कह दें, दूसरा अपन ये कह देंगे ऋण आवेश। अब इनका देखो धन आवेश और ऋण आवेश, इनका जो नामकरण करने वाले थे वो कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो धनावेश और ऋणावेश दिया। केमिस्ट्री के हिसाब से आप याद रखेंगे कि धनावेश का मतलब तो वो होगा जब कोई वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वो क्या होगी, धनावेशित हो जाएगी। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वो क्या होगी, ऋणावेशित हो जाती है। तो वो अपने पास क्या होंगी, विद्युत आवेश के बारे में अपन बता सकते हैं कि दो प्रकार होंगे, धनावेश और ऋणावेश। याद रखना, धनावेश और ऋणावेश का नामकरण करने वाले कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। आगे जाकर अपन लेवल में और भी अपन पढ़ेंगे। अब देखो, किसी पदार्थ का वह गुण होगा जो धनावेश और ऋणावेश में अपने का धनावेश और ऋणावेश में अंतर कर दे या विभेद कर दे, उससे अपन क्या कर देंगे, आवेशों की ध्रुवता कह देंगे। तो वो छोटी छोटी शब्दावली काम में ले रहा हूं मैं। आवेशों की ध्रुवता, आवेशों की ध्रुवता का मतलब आपको याद रखना है कि धनावेश एवं ऋणावेश, ऋणावेश में विभेद करना, विभेद करना ही अपने पास क्या कहलाएगा, आवेशों की ध्रुवता कहलाती है। तीसरा पॉइंट एक छोटा सा और देखना कि स्वर्ण पत्रे विद्युतदर्शी देते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का मतलब होता है कि कोई वस्तु, किसी वस्तु के ऊपर चार्ज है या नहीं है, और वो चार्ज धनावेश है या ऋणावेश है, उसकी पहचान करना अपने पास क्या कहलाएंगे, विद्युतदर्शी। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आवेश है या नहीं है, और यदि वो आवेश धनावेश है या ऋणावेश, यदि है तो मैं ये कहूंगा कि वो आवेश धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। उसकी जांच यदि करना तो अपन किसका, कौन से उपकरण का उपयोग लेंगे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है वो एक ऐसा उपकरण होगा कि ऐसा उपकरण होगा जिसके द्वारा आवेशों का सहसूचन किया जाता है, सहसूचन किया जाता है, वो अपने पास क्या होगा, अपन ये कह देंगे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी हो जाएंगे। देखो छोटी छोटी शब्दावली, आवेश के प्रकार, धनावेश और ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, धनावेशित होंगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, ऋणावेशित होंगी। ये धनावेश और ऋणावेश नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। आवेशों की ध्रुवता मतलब ये कह रहे हैं धनावेश और ऋणावेश में विभेद करना ही आवेशों की क्या कहलाएंगी, ध्रुवता कहलाएंगी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इसका मतलब एक ऐसा उपकरण होगा जिसके द्वारा अपन क्या करेंगे, आवेशों का सहसूचन किया जा सकता है, और आवेशों का सहसूचन किया जा सकता है वो क्या कहलाएंगे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब देखो यहाँ अपन जो अपनी फिजिक्स के संबंधित अपन जो बात को कह रहे हैं कि आवेशों के बारे में अपन लोग तीन शब्द और काम में लेंगे, और अपनी फर्स्ट जो फिजिक्स का जो पार्ट है वो इन तीनों के ऊपर ही देखो अपने पास आएगा। कि मैं कहूंगा कि पहला अपन ये कहें कि आवेश स्थिर हो, स्थिर आवेश। दूसरा मैं कह दूं गतिशील आवेश, और तीसरा मैं कह दूं त्वरित वेग से गतिशील आवेश, त्वरित वेग से गतिशील आवेश। तीसरा मैं कह रहा हूं कि त्वरित वेग से गतिशील, स्थिर आवेश, गतिशील आवेश, त्वरित वेग से गतिशील आवेश। इन तीन की देखो मैं बात करता हूं। देखो याद रखना, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश का मतलब होगा कि ऐसा आवेश होगा जो अपने चारों ओर क्या करें, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ऐसा आवेश कौन सा आवेश होगा, स्थिर आवेश होगा। गतिशील आवेश का मतलब होगा कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करें एवं चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करें, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करें। मतलब देखो स्थिर है तो एक व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ है तो अपने हाथों को यूं वो फैलाए,
तो अपने हाथों को यूं फैलाकर एक चारों एक एरिया जो बना रहा है वो तो अपने पास कौन सा हो गया, स्थिर आवेश है। और व्यक्ति एक जगह स्थिर न रहकर इधर उधर गति करे, कोई डायरेक्शन नहीं है भी, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यूं भी जा सकता है, पीछे की ओर भी जाए, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब गतिशील तो है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। कई बार अपन नहीं होते हैं कि पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं, कोई काम करते हैं ही नहीं, तो कोई काम नहीं करते इसका मतलब अपन ने तो गतिशील तो है कि भागदौड़ तो की है लेकिन भागदौड़ के दौरान अपन ने कोई कार्य नहीं किया। तो वही अपन गतिशील आवेश की बात करें कि विद्युत आवेश हो गया और दूसरा अपने चारों ओर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ऐसा आवेश क्या होगा, गतिशील आवेश कहलाएगा। और त्वरित वेग से गतिशील होगा, इसका मतलब दिशा निश्चित हो गई भी, और वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ में क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से देखो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक साल तो देखो क्वेश्चन आया था, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है। देखो पहला क्वेश्चन था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है, तो उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या होगा, त्वरित वेग से गतिशील आवेश होगा। एक साल यहाँ से क्वेश्चन आया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, तो अपन ये कह दें गतिशील आवेश भी करेगा और त्वरित वेग से गतिशील आवेश है वो भी करेगा। एक साल ये आया था कि त्वरित वेग से गतिशील आवेश अपने चारों ओर कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक ही क्वेश्चन को देखो 3 बार आ चुके हैं, 3 लाइन है। तो त्वरित वेग से गतिशील आवेश अपने चारों ओर कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आप ये कहेंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये अपन देखो चैप्टर नंबर अपन 8 में, फिर अपन नए जो सिलेबस में फिर से अपन चैप्टर नंबर 8 में इस चुंबकीय तरंगों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना भी, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन वो चैप्टर नंबर 8 में करेंगे भी। और फिर अपन बात है विद्युत चुंबकीय तरंगों में जैसे रेडियो तरंगे हैं, एक्स जो अपन एक्स किरणें अपन कहते हैं, पैराबैंगनी अपन कहते हैं, दृश्य कह दें, अवरक्त अपन कह दें, सूक्ष्म तरंगे अपन कह दें, ठीक है ना। और दृश्य प्रकाश तरंगे अपन कह रहे हैं, तो वो अपने पास क्या होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी। जो अपन 7 जो तरंगे हैं वो अपन तरंगों वाला चैप्टर 11वीं में खूब पढ़ा भी, ठीक है ना। तरंग अपन किससे कहते हैं, तरंग कितने प्रकार की होती हैं, माध्यम के आधार पे कितनी होती हैं, ऊर्जा संचरण के आधार पे कितनी होगी। फिर अपन जो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगे थी, यांत्रिक तरंगों को फिर अपन ने 2 भागों में बांटा था, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। फिर अपन ने देखो दूसरी जो तरंग थी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसके अपन ने 7 नाम लिखे थे, वही 7 अपन इसमें बारे में पूरा अध्ययन करना है, ठीक है ना। ये अपन ये बता देंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। एक देखो छोटा सा टॉपिक और अपन यहाँ पे कर लेते हैं कि विद्युत आवेश है वो अपने पास है, विद्युत आवेश के मात्रक की बात अपन कर लेते हैं। विद्युत आवेश के मात्रक, ठीक है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपन कहते हैं। तो विद्युत आवेश की जो मात्रक अपन कहें, मात्रक एवं विमा भी अपन साथ में ले लेते हैं। टॉपिक और है कि डायमेंशन अपन कहें तो विमाएं अपन कह दें, तो विमा अपन कहें। तो देखो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी। तो मात्रक की बात जब अपन करते हैं तो देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मात्रक की 3 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एक अपन ने पढ़ी है एफपीएस पद्धति, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति है, इसका मॉडिफाइड रूप जो होगा वो अपने पास क्या होगी, एसआई पद्धति होगी। एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप, मतलब एमकेएस में मात्रक बड़े बड़े लिखेंगे और उसको छोटा करना अपने पास क्या कहलाएगी, एसआई पद्धति होगी। एक यूनिट अपन यूनिट के मात्रक जो लिख देंगे वो एसआई पद्धति होंगी। जैसे अपन ये कहते हैं देखो F बराबर एम में होता है, एम द्रव्यमान होता है किलोग्राम, ए त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक अपन ये कहते हैं। इतना बड़ा मात्रक नहीं लिखकर अपन बल का डायरेक्ट मात्रक क्या लिख देते हैं, न्यूटन लिख देंगे। तो ये क्या होगी, एसआई, और ये क्या होगी, एमकेएस होगी, ठीक है ना। इसी को देखो अपन सीजीएस में बात करते हैं तो किलोग्राम को किस में लिखेंगे, ग्राम में, मीटर को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में। तो ये किस में हो गया, सीजीएस में, और इसी को अपन क्या कर देंगे, डाइन कह देंगे, ठीक है ना। तो ये एसआई पद्धति की बात अपन कहते हैं। तो यहां से अपन देखो पहले एक छोटी सी एमकेएस हो गई, सीजीएस हो गई और एफपीएस हो गई। एफपीएस की बात अपन इसमें नहीं करेंगे भी, इन 3 की बात अपने को करनी है। देखो आपने 10th क्लास में एक छोटी सी परिभाषा पढ़ी होगी, विद्युत आवेश, विद्युत धारा,
पढ़ी थी क्या, विद्युत धारा, और उसमें आपने पढ़ा था विद्युत आवेश बटा समय था। किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय अपन ये कहते हैं प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या अपन ये कहते हैं किसी विद्युत आवेशों के सतत प्रवाह की दर को अपन क्या कह देंगे, विद्युत धारा कह देंगे। धारा को अपन आई से, आवेश को क्यू से, समय को टी से, तो देखो आई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर क्या लिख दिया, आई टी लिख दिया। ये हुआ क्या, तो अपने वाले को फॉर्मूला आ गया। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। समय का मात्रक अपन यहाँ पे क्या कह देंगे, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड है वो अपने पास कौन सी पद्धति में बन जाएगा, सीजीएस एमकेएस पद्धति में मात्रक बनेगा। देखो एमकेएस पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड होता है, जिसे एसआई पद्धति में कूलोम कहते हैं। कूलाम या कूलोम अपन कहते हैं, सी से कह देंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई अपने पास एमके और एसआई की, ठीक है। अब बात आती है देखो सीजीएस को। सीजीएस में मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई अपन कह दे। और एक होगा यहाँ पे अपन दूसरी बात अपन कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ये कह देंगे विद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई, स्थिर विद्युत इकाई। और एक कह रहे हैं अपन विद्युत चुंबकीय इकाई। स्थिर विद्युत इकाई में तो इसका मात्रक अपन कहेंगे वो अपन ये कह देंगे स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में स्थिर विद्युत इकाई या ईएसयू अपन कह रहे हैं, उसमें क्या लिखेंगे, स्टेट कूलाम, या इसको अपन बोल देंगे फ्रैंकलिन, स्टेट कूलाम अपन कह देंगे, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, फ्रैंकलिन। दूसरा होगा विद्युत चुंबकीय इकाई, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसमें अपन ये कह देंगे परम कूलाम, या अपन ये कह देंगे एब कूलाम भी बोल देते हैं, एब कूलाम। ये इसके अपन मात्रक कह रहे हैं। देखो एमकेएस में कह रहे हैं कि एम्पियर सेकंड, एसआई में इसी को क्या कह देंगे, कूलाम। सीजीएस में अपन दो मात्रक बता रहे हैं, एक ईएसयू में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन अपन कह देंगे, एक ईएमयू में कह रहे हैं परम कूलाम या एब कूलाम। अब अपना क्वेश्चन हो गया कि इन तीनों में कोई संबंध होता है क्या, कि कूलाम, स्टेट कूलाम और परम कूलाम, इन तीनों के बीच में कोई संबंध होगा क्या। तो वो संबंध अपने बाद वो क्या होता है वो याद रखना भी। एक परम कूलाम अपन कह दे, एक परम कूलाम, या मैं इसको एक ईएमयू कह देता हूं, इसके बराबर होता है 3 × 10⁻10 और स्टेट कूलाम अपन कह दे, स्टेट कूलाम, या स्टेट कूलाम की जगह फ्रैंकलिन कह दें, या फ्रैंकलिन की जगह कई बुकों में ईएसयू ही लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसके बराबर क्या होगा, 10 कूलाम होगा। तो ये लाइन अपने को अच्छी तरह से याद रखनी है कि इन तीनों आवेशों में क्या संबंध होता है कि एक परम कूलाम या एक ईएमयू के बराबर इतना होगा और उसके बराबर 1 कूलाम होगा। एग्जाम में लोग क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि विद्युत आवेश के एसआई मात्रक और अपन ये कहते हैं सीजीएस मात्रकों में संबंध लिखिए। तो एसआई मात्रक और सीजीएस, तो ये देखो अपने पास क्या हो गया, एसआई मात्रक, और ये दोनों कौन से हो गए, सीजीएस मात्रक हो गए। अब इनके बीच में अपने को संबंध देना है, तो इनके बीच में अपने को पता है कि देखो पहले आप इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर करेंगे तो 10 कूलाम बराबर क्या हो गया, 3 × 10⁻10 ईएसयू, तो 1 कूलाम बराबर क्या हो गया, यही तो लिखोगे भाई, 10 कह दोगे ईएसयू कह दोगे, तो 1 कूलाम बराबर क्या हो गया, ये अपन कह देंगे ईएसयू, ये अपने पास बन जाएगा। ये अपन देखो यहाँ पे इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, ये अपन देखो ये कहें कि 10 कूलाम बराबर क्या हो गया, 1 ईएमयू कह दे, तो 1 कूलाम बराबर क्या हो गया, 1/10 ईएमयू अपन कह देंगे। तो ये अपन इनके बीच में संबंध अपन बता सकते हैं। अब बात अपन करते हैं देखो कि यही आपको देखो डायरेक्टली ये संबंध आपको याद रखना है, इससे ये 2 संबंध अपन डायरेक्टली लिखने होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके विमा की। तो विमा अपन ये कहते हैं कि मूल मात्रक के ऊपर लगाई गई घात को ये अपन क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं।
मूल मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो अपने पास मूल मात्रक होते हैं। 11th में खूब पढ़ा है। और मूल मात्रकों में अपन ने कहा कि 7 ही मूल मात्रक होते हैं। उन 7 के अपन ने टेबल वाइज अपन ने पढ़ा भी है। अब देखो अपन यहाँ पे करते हैं कि विमा की बात। तो आई बराबर अपन ने यही तो लिखा है कि विद्युत आवेश बटा समय, विद्युत आवेश बटा समय की बात की है। तो क्यू बराबर क्या हो गया, IT हो गया। अब देखो विमा की बात कर रहे हैं, ये आवेश है भी, तो ये विमा अपन क्या कर देंगे, एम्पियर की A1 कर देंगे, और ये समय की क्या कर देंगे, T1। तो विमा याद रखना है कि A1 T1 होती है। देखो अब आपकी एक दिक्कत आएगी कि सर मैंने तो M L और T के पदों में ही पढ़ी है, ये A और कहां से आ गया। देखो अपन ने वहां पे तो ये पढ़ा है M L T के ऊपर जो घात लगाते हैं वो क्या होती है, इसकी विमा होती है। अब अपने पास देखो यहाँ पे ये होगा, कई बार अपन M L T और A लेंगे, ठीक है ना, कई बार अपन ये भी लेंगे M L T और K जब ले रहे हैं तो वहां पे ताप होगा भी, और A जब ले रहे हैं तो याद रखना एम्पियर है, ठीक है ना। ताप का मात्रक यहाँ पे क्या है, केल्विन है। पढ़ा है अपन ने ताप वाली इकाई भी, तो वो केल्विन वाली इकाई अपन यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसका मतलब देखो विद्युत आवेश की विमा अपन डायरेक्टली तो याद रखनी है कि A1 T1 होती है। और वैसे आप क्या याद रखोगे, M0 L1 L0 T1 A1 होती है। तो ये इसके अपन क्या बता देंगे, विमेय सूत्र बता देंगे। तो ये विद्युत आवेश के बारे में अपन लोगों जो बेसिकली आज अपन ने पढ़ा है, इसके आगे अपन लोगों कल से अपन शुरू करेंगे कि विद्युत आवेशों के गुणधर्म, ठीक है ना। और उन्हीं गुणधर्मों में से अपन लोगों कोई ना कोई टॉपिक, वो गुणधर्म कहाँ से जुड़ेंगे कि वो अपने पास देखो गुणधर्म जब अपन पढ़ेंगे, विद्युत आवेश संरक्षण नियम क्या होगा, आवेशों का योज्यता नियम क्या होगा, आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होगा, आवेशों की निश्चलता क्या होगी, ठीक है ना। तो वो अपन कल वाली वीडियो में अपन अपलोड करेंगे।